Namaste and welcome to yet another information-packed session. I'm your host, Dr. Sushila, and I'm delighted to have with us today Dr. Paki Agarwal, Senior Consultant in Gynae-Oncology and Robotic Gynecology. Today we will talk about uterine cancer. आज हम बात करेंगे यूट्राइन कैंसर के बारे में. इसके क्या लक्षण हैं, कैसे इसे प्रिवेंट करा जा सकता है, and much more. This session will also be available in the form of a podcast by the name of Hello Apollo on Spotify, iTunes, Google Podcast, and Amazon Music. I also wish to take this opportunity to thank our viewers and listeners for tuning in and making us grow to such large numbers. Once again, I welcome our very own Dr. Paki Agarwal to our live session and podcast. Thank you, Dr. Yeah, so let us begin with the first question, Dr. Paki. What is uterine cancer? Right, so uterine मतलब कि बच्चेदानी. So uterine cancer means cancer which is arising in the uterus. अब uterus के दो parts होते हैं, एक होता है उसकी lining और एक होता है उसका muscular layer जो बाहर की तरफ है. Uterine lining वो होती है पीरियड के साथ शेड होती है. तो जब इस लाइनिंग का कैंसर होता है इसको हम यूट्राइन कैंसर या एंडोमेट्रियल कैंसर भी कहते हैं. जो यूट्रस के वॉल में मसल वॉल होती है उसका भी कैंसर हो सकता है. वो काफ़ी रेयर है और उसका इलाज अलग प्रकार से होता है. तो इसलिए आज हम सिर्फ इस पे फोकस रहेंगे कि यूट्राइन लाइनिंग या एंडोमेट्रियम का जो कैंसर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. So what are the risk factors associated with uterine cancer? Right, तो जैसा कि मैंने बताया कि ये लाइनिंग का एक कैंसर होता है और लाइनिंग ग्रो और शेड होती है हर साइकिल में हर पीरियड के साथ. तो जब भी लाइनिंग ग्रो होके शेड होगी इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ ग्रोथ हो रही है. वो ग्रोथ कभी भी अब नॉर्मल की तरफ जा सकती है और ये तब होगा जब ये जो पीरियड है ऑफ साइक्लिसिटी ऑफ द लाइनिंग इज लॉन्ग. सो अगर किसी के पीरियड्स जल्दी एज में शुरू हुए हैं जैसे कि 9 या 10 साल की उम्र में और ये लंबे समय तक चल रहे हैं 50 या उसके बाद भी, तो उतना ही ज़्यादा एक्सपोजर है टू द साइक्लिसिटी. और ये जो साइक्लिसिटी होती है ये हार्मोन डिपेंडेंट होती है. तो बॉडी में जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसके राइज एंड फॉल से ये लाइनिंग शेड और ग्रो करती है. तो जिसका ये हार्मोनल एक्सपोजर का पीरियड लंबा है, तो अगर नॉर्मली हम कहते हैं कि पीरियड्स 12 साल या 13 साल में शुरू होते हैं और 47 या 48 में खत्म हो जाते हैं. लेकिन जिनको पीरियड्स जल्दी शुरू हो रहे हैं और लेट खत्म हो रहे हैं और या इवन 50 के बाद बंद भी नहीं हो रहे हैं, तो उनका रिस्क कंपेयर टू अदर विमेन ज़्यादा रहता है. तो एक तो ये हो गया कि लॉन्ग पीरियड ऑफ हार्मोनल एक्सपोजर. इसके अलावा अगर हम जैसे आप जानते होंगे कि जब प्रेगनेंसी होती है तो पीरियड्स स्टॉप हो जाते हैं टेम्परेरीली प्रेगनेंसी के दौरान और कुछ टाइम पोस्टपार्टम में भी. तो ये एक तरह से प्रोटेक्टिव हो जाता है टुवर्ड्स एंडोमेट्रियल कैंसर क्योंकि अब लाइनिंग ग्रो और शेड नहीं हो रही है. सो इसलिए जिन महिलाओं के बच्चे नहीं होते, जिनको ये ब्रेक नहीं मिलता, ये प्रोटेक्टिव इफेक्ट नहीं मिलता, उनका रिस्क ज़्यादा होता है. तो नलीपैरिस women who have never had a pregnancy, don't have their own children by birth, they are at higher risk. इसके अलावा अगर हम कोई भी एक्सटर्नल हार्मोन्स ले रहे हैं बॉडी में फॉर एनी रीजन, ईस्ट्रोजन ले रहे हैं किसी भी फॉर्म में, और ये हम कॉमनली देखते हैं कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं, कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ होती हैं जिनमें एक कॉम्पोनेंट होता है नेचुरल ईस्ट्रोजन का, पर वो भी बॉडी में ईस्ट्रोजन की तरह ही काम करता है और इस लाइनिंग को ओवरग्रो कराता है. सो दीज आर सम ऑफ द कॉमन रिस्क फैक्टर्स. ये ज़्यादातर देखा गया है 50 और 60 साल के लेडीज में, पर अगेन ये किसी भी एज में हो सकता है, अर्ली भी हो सकता है और इससे लेट भी हो सकता है. एंड वन मोर रिस्क फैक्टर वी हैव सीन इज दैट जो जिनका वेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो जो ओवर वेट होते हैं उनका भी रिस्क यूट्राइन कैंसर के लिए ज़्यादा होता है क्योंकि जो बॉडी का फैट डिपॉजिट है वो भी एक सोर्स होता है नेचुरल ईस्ट्रोजन का विद इन द बॉडी. सो मोर ईस्ट्रोजन सर्कुलेट्स इन द ब्लड बिकॉज ऑफ excess body fat. So those who are overweight or obese are also at higher risk. And then few other risk factors are there like high blood pressure, like diabetes, which lower your immunity and make you at risk for cancer.
एंड अबाउट 5% ऑफ कैंसर्स ऑल्सो हैव अ फैमिली हिस्ट्री. सो अगर किसी के फैमिली में लेडीज हैं, मदर, ग्रैंड मदर, सिस्टर्स, जिनको यूट्राइन कैंसर, ओवेरियन कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर रहा है, तो उनका भी बाय वर्च्यू ऑफ फैमिली हिस्ट्री थोड़ा सा रिस्क हायर बन जाता है. इसके साथ कुछ जीन्स भी एसोसिएटेड होती हैं जो पास ऑन होती हैं फ्रॉम वन मेंबर टू द नेक्स्ट जनरेशन. So those are also the ones who have a higher risk of uterine cancer. Right. So, can you now take us through the warning signs? क्या signs and symptoms होते हैं इस टाइप के कैंसर के? Right. तो जैसा कि मैंने बताया, लाइनिंग, ग्रो एंड शेड होना एक नॉर्मल फिनोमिना है. ये एक साइक्लिसिटी से होता है, एक शेड्यूल से होता है, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं. लेकिन अगर कभी भी ये ब्लीडिंग अनशेड्यूल्ड हो जाए, अनशेड्यूल्ड का मतलब है विदाउट इट कमिंग ऑन द नॉर्मल टाइम ऑफ इट्स पीरियड. सो अगर ये पीरियड से पहले आए, पीरियड्स के बाद में आए, या दो साइकिल्स के बीच में स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो, तो हम इसको बोलते हैं अनशेड्यूल्ड ब्लीडिंग. तो अनशेड्यूल्ड ब्लीडिंग इज वन ऑफ द सिम्टम्स दैट कुड इंडिकेट यूट्राइन कैंसर. ये अनशेड्यूल्ड ब्लीडिंग और भी बीमारियों का लक्षण होता है, लेकिन जिनके ये सारे रिस्क फैक्टर होते हैं जो मैंने बताए हैं, उनमें फिर हम कैंसर पहले एक्सक्लूड करते हैं और फिर बाकी चीजों के लिए इवेल्युएट करते हैं. साथ ही अगर जैसे मेनोपॉज हो गया है किसी को और पीरियड्स बंद होने के बाद दोबारा ब्लीडिंग शुरू हुई है, चाहे वो 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद हुई हो, तो उसको भी हम एक सिम्टम मानते हैं. पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट सिम्टम्स ऑफ एंडोमेट्रियल और यूट्राइन कैंसर. साथ में इसमें पेल्विक एरिया में पेन रह सकता है, वो भी एक सिम्टम है. और ये इस तरह का पेन होता है जो बहुत सिवियर नहीं होता, पर हर समय एक नैगिंग सा पेन रहता है और आपको अंदर से फील होता है कि शायद कुछ अंदर ठीक नहीं है. और ये सिंपल पेन किलर्स से भी ठीक बहुत अच्छी तरह से नहीं होता, थोड़ी देर उसका इफेक्ट रहता है, फिर वापस शुरू हो जाता है. तो ये सब हम मानते हैं सिम्टम्स ऑफ अर्ली कैंसर. और कुछ सिम्टम्स होते हैं जो लेट कैंसर के साथ होते हैं, जिनमें कि ज्यादातर होता है कि टट्टी पेशाब में दिक्कत हो, या वजन घट जाता है, या भूख ठीक से नहीं लगती, कभी कभी पेट में पानी भी भर सकता है, और बॉडी में दूसरी जगह पे नेक में है लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो सकते हैं, बोन पेन्स हो सकते हैं, जॉन्डिस हो सकता है. तो ये सब हम फीचर्स मानते हैं एडवांस कैंसर के. और यूट्राइन कैंसर क्योंकि ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करता है, तो इसका डायग्नोसिस जल्दी हो जाता है कंपेयर टू अदर गाइनी कैंसर्स. राइट. So, अब बात करते हैं डायग्नोसिस की. कैसे डायग्नोस किया जाता है कि किसी को यूट्राइन कैंसर है? राइट. तो अगर किसी को अनशेड्यूल्ड ब्लीडिंग हो रही है और वो उस एज ग्रुप में है जिस एज ग्रुप में कैंसर कॉमन है, यानी कि 50 या उसके आसपास की एज में, और वो डॉक्टर से मिलते हैं, तो हम जो सबसे पहले जो टेस्ट कराते हैं वो एक होता है अल्ट्रासाउंड. अल्ट्रासाउंड में हम देखते हैं, क्योंकि जो बच्चेदानी की लाइनिंग है वो हम अपनी आंख से नहीं देख सकते, तो उसको देखने के लिए हमें अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है. तो उस अल्ट्रासाउंड में हम देखते हैं कि ये लाइनिंग थिक हो गई है क्या, इरेग्युलर हो गई है क्या, इसकी ब्लड सप्लाई चेंज हो गई है क्या. हम ये सारी फैक्टर्स असेस करते हैं टू अंडरस्टैंड वेदर देयर इज अ चांस ऑफ कैंसर फॉर्मिंग इन दिस लाइनिंग. And once we see that the lining is thick or irregular or not looking as it should for that age, then the next step we do is we take a biopsy from the uterine lining. तो बच्चेदानी से जो बायोप्सी हम लेते हैं, उसमें वो भी 2 प्रकार से हो सकती है. या तो हम ओपीडी में उसको ले सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हैं, आप कोऑपरेटिव हैं. इसमें पेन नहीं होता है, बट एक सेंसेशन होती है, जैसे कोई भी एक पीस छोटा बायोप्सी लिया जाए बॉडी से, तो थोड़ा सा एक सेंसेशन होता है कि कुछ प्रोसीजर हो रहा है. और बहुत पेशेंट्स होते हैं जो ओपीडी में करवाने में कंफर्टेबल होते हैं, तो हम ये बायोप्सी ओपीडी बेसिस पे भी लेते हैं. और कुछ केसेस में हम इसको एडमिट करके अंडर एनेस्थीसिया लेते हैं, और उस सिनेरियो में हम इसमें साथ में एक अंदर बच्चेदानी में छोटा सा टेलीस्कोप डालते हैं, जो 3 या 4 मिलीमीटर का बहुत पतला टेलीस्कोप होता है. उससे हम बच्चेदानी के अंदर की लाइनिंग को और बारीकी से देखते हैं, और कोई एक स्पेसिफिक एरिया है जो हमें ज़्यादा खराब लग रहा है, तो हम उसको भी अलग से बायोप्सी में भेजते हैं. इसको हम बोलते हैं हिस्ट्रोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी या हिस्ट्रोस्कोपी डीएनसी. तो सम पेशेंट्स डू नीड अ हिस्ट्रोस्कोपिक प्रोसीजर, बिकॉज जैसा कि मैंने बताया कि ये कैंसर ज़्यादा उनमें कॉमन है जिनके कभी बच्चे नहीं हुए, कोई प्रेगनेंसी नहीं हुई. तो ऐसे केस में जो बच्चेदानी का मुंह होता है वो भी थोड़ा छोटा होता है, तो इसलिए हमें पेशेंट को भी ज़्यादा कंफर्टेबल होता है कि हम इसको ओटी में अंडर एनेस्थीसिया करें. और जब हम ये बायोप्सी भेजते हैं तो इसकी रिपोर्ट अबाउट अ वीक्स टाइम में आती है, और उससे क्लियर हो जाता है कि जो लाइनिंग ग्रो हुई थी और जो ब्लीडिंग हुई थी वो किस वजह से हुई. एंड देन द नेक्स्ट स्टेप टू दैट बिकम्स
दैट वी डू एन MRI। सपोजिंग उसमें लाइनिंग में कैंसर आता है तो फिर हम MRI कराते हैं ये देखने के लिए कि ये वॉल में और बाकी जगह बॉडी में स्प्रेड हुआ है या नहीं हुआ है। कभी कभी हम पेट CT भी कराते हैं। वो एक इंडिविजुअल होता है, वो आप जब अपने डॉक्टर से डिस्कस करते हैं तो डॉक्टर कैन गाइड यू what is the best modality for further imaging in your case. So now let's move on to treatment modalities. I mean, क्या किस तरीके से यूट्राइन कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है? तो जब हम बायोप्सी ले लेते हैं और कैंसर कंफर्म हो जाता है तो फिर इसका आगे का जो इलाज रहता है उसमें सबसे पहला प्रायोरिटी होता है कि बच्चेदानी को निकालना, क्योंकि हम कैंसर को इंटैक्ट निकालना चाहते हैं और उसको फर्दर टेस्टिंग के लिए भेजना चाहते हैं। तो इसमें हम दो चीज़ें देखते हैं कि कैंसर का ग्रेड क्या है, उसमें हाई ग्रेड होता है, मॉडरेट ग्रेड होता है और लो ग्रेड होता है। और दूसरी चीज़ जो हम देखना चाहते हैं वो है स्टेज। स्टेज का मतलब है कि कैंसर बॉडी में यूट्रस के अलावा और कहाँ कहाँ फैला हुआ है। तो जब जो ट्रेडिशनली जो इस सर्जरी को करा जाता था उसमें पेट में एक बड़ा कट देते थे और उससे बच्चेदानी, ओवरीज, ट्यूब्स, सर्विक्स सब एक साथ निकलता था। साथ साथ दोनों साइड में लिम्फ नोड्स होते हैं, उनको भी हम निकालते थे, क्योंकि जो कैंसर होता है वो उस ऑर्गन से नेक्स्ट जहाँ जाता है वो लिम्फ नोड्स में जाता है और फिर लिम्फ नोड्स के द्वारा बाकी बॉडी में फैलता है। तो हम ड्रेनिंग सारे लिम्फ नोड्स भी निकालते थे। सो दिस वाज द ट्रेडिशनल वे टू डू कैंसर सर्जरी फॉर द यूट्रस। अब हमारे पास आधुनिक तकनीक है जो भी काफ़ी सालों से उपलब्ध है और अपोलो अस्पताल में भी उपलब्ध है। इसमें हम बहुत छोटे छेदों से, जो कि सब 1-1 सेंटीमीटर से कम होते हैं, मिनिमली इन्वेजिव तरीके से ये सेम सर्जरी करते हैं जो हम ओपन करते थे रोबोटिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से। अब जब हम रोबोटिक से करते हैं तो इसमें 2-3 फायदे होते हैं ओवर कन्वेंशनल सर्जरी। उसमें सबसे पहला तो ये, क्योंकि कट्स छोटे छोटे होते हैं तो हीलिंग जल्दी होती है, पेन कम होता है और ब्लीडिंग कम होती है। दूसरा जो इसका फायदा है वो ये है कि जैसे हम पहले सारे लिम्फ नोड्स निकालते थे तो उसके बाद एक रिस्क रहता है कि पैरों में सूजन आ जाए, जिसको हम लिम्फेडीमा बोलते हैं, वो जो काफ़ी कॉमन होता है कैंसर सर्जरी के बाद। लेकिन रोबोटिक टेक्नोलॉजी के द्वारा हम निकालते हैं जिनको बोलते हैं सेंटिनल लिम्फ नोड। तो सेंटिनल लिम्फ नोड का मतलब, सेंटिनल का मतलब होता है गेट कीपर। सो दे आर द गेट कीपर लिम्फ नोड्स। जैसे आप किसी बिल्डिंग में घुसना चाहते हैं तो आप पहले गेट क्रॉस करते हैं फिर बिल्डिंग में जाते हैं। तो सेम वे जब यूट्रस का कैंसर आगे फैलना चाहता है तो वो पहला एक ड्रेनिंग लिम्फ नोड में जाता है जो कि गेट कीपर लिम्फ नोड होता है या सेंटिनल लिम्फ नोड होता है, और फिर उससे बाकी लिम्फ नोड्स में और बाकी बॉडी में फैलता है। तो हम रोबोटिक टेक्नोलॉजी के द्वारा इस सेंटिनल लिम्फ नोड को मैप करते हैं यूजिंग स्पेशल कैमरा एंड स्पेशल डाइज, एंड वी मैप इट एंड वी रिमूव दिस लिम्फ नोड फॉर स्टेजिंग। और इससे हमें ये पता चलता है कि अगर कैंसर इस लिम्फ नोड तक फैला है कि नहीं फैला है। अगर नहीं फैला तो ये कैंसर बॉडी में आगे फैला होगा, इसका चांस लेस देन 1% रह जाता है। और अगर इस लिम्फ नोड तक फैल चुका होता है कैंसर, तब भी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि हमें आगे आफ्टर सर्जरी क्या ट्रीटमेंट देना है, रेडिएशन देना है, कीमोथेरेपी देना है और कैसे देना है। सो एक लिम्फ नोड या 2 लिम्फ नोड जो गेट कीपर होते हैं उनको निकालने से हमें वो पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है जो हमें इस कैंसर के प्रॉपर इलाज के लिए चाहिए। So this is possible through the minimally invasive robotic technology. After we remove, so when in the surgery, when all these organs are removed, they go for biopsy, and when the final biopsy report comes, we get to know what is the stage of the cancer. और फिर जो आगे का इलाज होता है वो स्टेज के हिसाब से होता है। जो अर्ली स्टेज होते हैं ज़्यादातर हम उनको फॉलोअप में रखते हैं, जो थोड़े से एडवांस हो गए होते हैं, यूट्रस के वॉल में चले गए होते हैं या उसके बियॉन्ड चले गए होते हैं, उनको जनरली कीमोथेरेपी या रेडिएशन देना पड़ता है इवन आफ्टर सर्जरी टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ रेकरेंस। राइट। सो क्या फैक्टर्स हैं जो डिजीज की प्रोग्नोसिस को अफेक्ट करते हैं? हाउ इज इट, व्हाट विल बी अ गुड फैक्टर एंड व्हाट विल बी अ फैक्टर व्हिच विल नीड अस टू बी मोर कॉशियस? राइट। सो जब हम प्रोग्नोसिस की बात करते हैं, प्रोग्नोसिस मतलब इसका आगे जाके कैसा रहेगा। सर्जरी कंप्लीट हो गई, रेडिएशन कीमो कंप्लीट हो गया, अब ये कैंसर कैसा बिहेव करेगा, ये वापस आएगा तो कब आएगा, कितनी जल्दी आएगा या नहीं आएगा, तो इसको हम बोलते हैं प्रोग्नोसिस। अब प्रोग्नोसिस में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट होता है वो होता है स्टेज। स्टेज अगेन एज आई सेड, इट इज़ हाउ फार द कैंसर हैज़ ऑलरेडी एंटर्ड द बॉडी। तो जो अर्ली स्टेज कैंसर्स होते हैं उनका प्रोग्नोसिस अच्छा होता है, 90% के आसपास होता है, जो स्टेज 1 में होते हैं, यानी कि तुरंत सिम्टम हुए, तुरंत डिटेक्ट हुए और बच्चेदानी तक लिमिटेड थे और आगे नहीं फैले।
इसका जो दूसरा एंड ऑफ स्पेक्ट्रम होता है वो होता है स्टेज 3 या स्टेज 4, जिसका मतलब है कि कैंसर काफी फैल चुका है बॉडी में। तो ये आप समझ ही सकते हैं कि जब कैंसर ज्यादा फैल चुका होता है तो प्रोग्नोसिस उतना अच्छा नहीं रहता जितना कि स्टेज 1 डिजीज में रहता है। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है स्टेजिंग, कि व्हाट स्टेज इज द कैंसर। सेकंड है कि लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हैं या नहीं। जिनके लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व नहीं होते उनका प्रोग्नोसिस बेटर होता है कंपेयर टू जिनके लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हो चुके होते हैं। इसके अलावा कुछ और होते हैं जो ट्यूमर का अपना बिहेवियर होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्यूमर बायोलॉजी। तो कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं और कुछ होते हैं जो कम अग्रेसिव होते हैं, वो हमें पैथोलॉजिकल इवैल्यूएशन से पता चलता है। तो जो गुड प्रोग्नोसिस वाले होते हैं वो जनरली लो ग्रेड कैंसर्स होते हैं और अच्छे प्रॉपरली डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, और जो अनडिफ्रेंशिएटेड या पुअरली डिफ्रेंशिएटेड कैंसर्स होते हैं ऑन पैथोलॉजी उनका प्रोग्नोसिस खराब रहता है। We also do molecular testing for these tumors. ये भी एक नई तकनीक है to test the molecular background of the tumor, और फिर उससे हम कुछ ऐसे म्यूटेशंस और ऐसे कुछ जीन्स देखते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि ये कैंसर कैसा बिहेव करेगा। तो वो भी एक मॉलिक्यूलर मार्कर्स भी एक प्रोग्नोस्टिक फैक्टर होते हैं यूट्राइन कैंसर। अच्छा, और तो फिर ऐसे मरीजों को कैसे फॉलो अप पर रहना चाहिए? आई मीन, इज देयर अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल या वेरीज फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट? यूजुअली हम क्या रेकमेंड? यूजुअली हम सब कैंसर पेशेंट्स को आफ्टर देयर ट्रीटमेंट इज कंप्लीट वी एडवाइज देम रेगुलर फॉलो अप। ये जरूरी होता है क्योंकि जो कैंसर रिकर करता है वो जनरली विद इन फर्स्ट 2 years ऑफ ट्रीटमेंट करते हैं। मेजॉरिटी रेकरेंसेस उसी टाइम पर होते हैं। तो हम पहले 2 सालों के लिए हर 3 महीने में फॉलो अप करते हैं, जिसमें हम एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं और हो सकता है अल्ट्रासाउंड या और फर्दर टेस्टिंग करें बेस्ड ऑन द क्लिनिकल फाइंडिंग्स। सो पहले 2 सालों के लिए ये हर 3 मंथली होता है फॉलो अप। नेक्स्ट 3 सालों के लिए हर 6 मंथली होता है, और जब 5 years पूरे हो जाते हैं तो कैंसर का रेकरेंस का रिस्क कम होता जाता है। तो फिर हम 1 year फॉलो करते हैं एटलीस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years, और इसको हम आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द पेशेंट्स लॉन्जिविटी। सो दैट इज द नॉर्मल फॉलो अप protocol for cancers once they have been treated adequately. Right. So thank you very much, Dr. Paki. But as we come to the end of this conversation, आप हमारे viewers and listeners को क्या message देना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि जागरूक रहें, पीरियड प्रॉब्लम्स को ना इग्नोर करें। कोई भी माइनर प्रॉब्लम है, बेटर है आप किसी सलाहकार से, किसी डॉक्टर से डिस्कस कर लें, उस पर बैठे ना रहें। हो सकता है बीमारी वो ऐसे स्टेज पे जो जल्दी पकड़ी जा सकती है और आपका सटीक तरीके से इलाज हो सकता है और फिर अच्छा प्रोग्नोसिस हो सकता है। अगर हम इस पे बैठे रहेंगे और बीमारी हाथ से निकल जाती है तो फिर आप भी समझ सकते हैं कि इलाज और मुश्किल हो जाता है और सक्सेस रेट कम हो जाती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, हमसे जुड़े रहें, कुछ भी प्रॉब्लम है अपने डॉक्टर से मिलें और स्वस्थ रहें और खुश रहें। Thank you, because that was really great advice for all women who tend to ignore their own selves and take care of their families and professions. So once again, for sharing such important information regarding uterine cancer, I'm really grateful to you on behalf of Apollo Hospitals. I'm sure this will greatly help our viewers and listeners to understand and approach the disease better. To our listeners and viewers, if you need any professional help, you can reach out to us through the details mentioned below or through our social media handles. To know more about healthcare and our upcoming episodes, do follow, subscribe and share this message to your family, friends and loved ones. We will be back with another specialist discussing another interesting topic next week. For any suggestions regarding the topic discussed today, DM us on our social media handle, Apollo Hospitals, Delhi. We will be happy to connect. Till then, stay happy and healthy. This is your host, Dr. Sushila, signing off.